मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। वैदिक काल जो है यह प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। और पिछले क्लासों में हम लोगों ने जैसे इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद पाषाण काल के विषय में पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा, और आज जो पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल कहने का मतलब, आज का जो टॉपिक है ये है वैदिक काल या वैदिक जो है संस्कृति। वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले ये देखें कि वैदिक काल 1500, वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहते हैं। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को जो है भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहते हैं। अब देखें, पहले ये कालखंड याद हो गया आपको कि वैदिक काल किसे कहते हैं। तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वैदिक काल। और इसका जो टाइम है ये है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, 1000 बीसी प्रारंभिक वैदिक काल। और दूसरे पार्ट को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड है आपको कब से कब तक? तो 1000 बीसी से लेकर जो है 600 बीसी तक। क्लियर हुआ? वैदिक काल कब से कब तक? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। और वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यह है प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखें, इस प्रारंभिक वैदिक काल का एक और नाम है ऋग वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक काल। बिल्कुल आप इसे नोट करते हुए चलें, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के काल को कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमने ये बंटवारा क्यों किया? ये वैदिक काल का बंटवारा हमने दो हिस्सों में क्यों किया? तो मनुष्य की, जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे वहां भी मैंने बताया था कि जब भी कोई कालखंड का बंटवारा करते हैं तो मनुष्य के जानकारी के आधार पर, मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, मनुष्य द्वारा, जैसे मान लीजिए सपोज करें यहां जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल का मनुष्य कैसा है? तो यायावर है, यानी घुमंतु है। अपना जीवन एक जगह से दूसरे जगह पर घूमकर व्यतीत कर रहा है। इस समय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो पशुपालन है। क्लियर? और यहां राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? कोई बृहद राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यह कबीलाई समाज है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां कृषि की शुरुआत हो जाती है, एक व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था डेवलप होने लगती है। यहां जो अर्थव्यवस्था का आधार है यह कृषि है, और मनुष्य जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, और कई सारे क्षेत्रों में उसकी जानकारी बदल गई। जब हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ में आने लगेगा कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल का मनुष्य कुछ अलग है, या किस तरह से ऋग्वैदिक काल के मनुष्य की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के मनुष्य के जानकारी का जो स्तर है वह बदला सा है, या किस तरह से ये इनकी अर्थव्यवस्था का आधार बदला है, किस तरह से इनका रहन सहन बदल जाता है। तो इन्हीं के आधार पर हम इस काल का बंटवारा करते हैं। अब देखें, एक प्रश्न है कि इस काल का नाम हम वैदिक काल क्यों कहते हैं? इस काल का नाम वैदिक काल क्यों है? प्रश्न है ना कि इस काल का नाम हम वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो ये नोट कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं वेदों की रचनाएं, यानी वैदिक साहित्य की रचना, वैदिक साहित्य की रचना
इसी काल में हुई। और इस काल के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास जो रिसोर्स हैं वह ये वैदिक साहित्य हैं, यानी वेद हैं, और उनके जो है सहायक पुस्तकें जो हैं वो हैं। ठीक है, यानी पूरा इसे क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य। तो जिस काल के विषय में हमारे पास जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह वेद है या वैदिक साहित्य है, इसीलिए इस काल का नाम वैदिक काल रख दिया गया। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखें कि जब इस काल के विषय में, इस काल का, कालखंड का ही नाम है वैदिक काल, और इस काल के विषय में जो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे वह वैदिक साहित्य के द्वारा करेंगे, तो प्रश्न अब यह होता है कि यह वैदिक साहित्य क्या है, किसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। तो ये नोट करें, देखें वैदिक साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। पहला वेद। वेद जो हैं कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है। तो 4 वेद। 2 नंबर पे जो पुस्तक आती है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य कोई वर्ण नहीं है, कोई जात नहीं है, यह क्या है, पुस्तकें हैं, साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। वेद, ब्राह्मण साहित्यों की संख्या कितनी है, 8। तो 4 वेद, 8 ब्राह्मण साहित्य। तीसरे स्थान पर आरण्यक। आरण्यक कितने हैं, 6 पुस्तकें हैं आरण्यक की। और चौथे नंबर पर है उपनिषद। उपनिषद ये कितने हैं, तो ये जो हैं इनकी संख्या 13 है। ऐसे आज देखें तो उपनिषदों की संख्या 108 से भी अधिक है। आज यदि देखें आप तो उपनिषदों की संख्या 108 से भी अधिक है। लेकिन वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उस समय जो उपनिषदें थी उनकी संख्या कितनी थी, तो 13। तो याद रखेंगे वेदों की संख्या कितनी है, 4, ब्राह्मण साहित्यों की संख्या 8, आरण्यक की संख्या 6 और उपनिषद कितने थे, तो 13। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य। और इस कालखंड यानी वैदिक काल यानी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के विषय में, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास जो स्रोत है वह क्या है, वैदिक साहित्य है। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो नोट करें, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, इसके बाद है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद, और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखें कि थोड़ा सा समझते हुए चलें कि हमने देखा कि वैदिक काल को हमने 2 खंडों में बांटा, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और पुनः 1000 बीसी से 600 बीसी। 2 खंड में बांटा पहले ही। अब ये क्या है कि इधर देखें, ये केवल और केवल ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के काल में। इसीलिए इस काल को प्रारंभिक वैदिक काल या वैदिक काल या इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब समझ में आया कि इसे प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वैदिक का प्रारंभिक दौर है, इसलिए इसे प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। और इस काल के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत जो है, सोर्स जो है वो क्या है, ऋग्वेद है। इसीलिए इस काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इस 500 वर्षों में 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कितने वर्ष हो गए, 500 वर्ष। इस 500 वर्षों के बीच में केवल और केवल
एक वेद की रचना हुई जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब देखें बाकी ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल। किस काल में? उत्तर वैदिक काल। क्लियर हुआ? उत्तर वैदिक काल कहने का मतलब 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के काल में इन सभी वेदों की रचनाएं हुई। कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब प्रश्न पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद रचे गए? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना ही नहीं, जो आपने देखा कि 8 ब्राह्मण साहित्य, कितने थे? ब्राह्मण साहित्य, इसकी भी पूरी तरह से रचना कब हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। 6 आरण्यक, इनकी भी रचना उत्तर वैदिक काल में। और 13 उपनिषद, इन उपनिषदों की रचना भी उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ? मुझे विश्वास है कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब देखें कि अब तो ये समझ लिया आपने कि इसी वैदिक साहित्य के आधार पर इस काल के विषय में हम बता सकते हैं, इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अब इन साहित्यों के विषय में हम विस्तार से अभी आगे आते हैं, समझते हैं। अभी इस टॉपिक का परिचय करा रहा था, इसलिए इन सभी टॉपिकों को इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो ये सब बातें समझाया। अब किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो यह होता है कि ये वैदिक काल जो है इसमें कैसे मनुष्य रहते थे और इस वैदिक काल के लोग किस क्षेत्र में रहते थे, तो इसके विषय काल के लोगों को हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। इस वैदिक काल में की स्थापना या इस वेदों की रचना या इस वैदिक साहित्यों की रचना जिन लोगों ने की उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष या ज्ञानी मानव, ज्ञानी पुरुष या विद्वान, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल पुरुष को आर्य कहते हैं, व्यक्ति को आर्य कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा मानव जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञानी है, जो बुद्धिजीवी है, उसे आर्य कहती हैं। अब प्रश्न यह है कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच भारत में एक सभ्यता फली फूली, और यह सभ्यता आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैली, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिम के राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अब ये वैदिक संस्कृति के भी विषय में देखेंगे तो ये आर्य भी उसी क्षेत्र में रह रहे हैं जिस क्षेत्र में वैदिक जो है कौन सी सभ्यता फैली थी, तो जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव हुआ था, कुछ उसी क्षेत्र में ये आर्य भी दिख रहे हैं। अब देखें इसी क्षेत्र में ये आर्य भी दिख रहे हैं। अब देखेंगे तो क्या प्रश्न होता है कि क्या ये आर्य लोग जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही हैं? तो नहीं, ये आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता में जी रहे थे, नगरों में रह रहे थे, वो सभ्य थे, इसीलिए सभ्यता कहा गया उस दौर को। उस समय कृषि का उत्पादन, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, इस सब का बृहत स्तर पर विकास हुआ था। लेकिन इस काल के लोग जो है पशु, इस काल की अर्थव्यवस्था और इस काल के लोगों का जीवन यापन पशु पर आधारित है, यानी पशु पालक हैं ये। तो क्या वो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले, बड़े बड़े व्यापार करने वाले अकस्मात पशु पालक बन गए? नहीं। अब देखें तो ये आर्य हैं कौन, कहां से आए और कैसे यहां बस गए? अब देखें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जब हम समझा रहे थे तो हमने एक
स्थल की चर्चा की थी, मोहनजोदड़ो। याद होगा कि मोहनजोदड़ो शहर के एक कुएं के पास बहुत सारी लाशें बिखरी हुई मिली हैं और उस लाशों को देखकर बहुत सारे इतिहासकारों का यह अनुमान है कि शायद इस सभ्यता पर किसी बर्बर या किसी आक्रांता का आक्रमण हुआ और इस सभ्यता के लोगों का उसने हत्या कर दी, इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। उन बिखरी हुई लाशों को देखकर ऐसा लगता है। और ये अनुमान मार्टिन व्हीलर साहब ने लगाया और जो है उन्होंने कहा कि शायद ये आर्य आक्रांता, क्योंकि ये आर्य जो हैं इनका सबसे प्रिय जो पशु है वो है क्या है, तो घोड़ा। ये आर्य घोड़े पर सवार रहते हैं, घोड़े पर सवार रहते हैं। इनका प्रिय जो खेल है, आखेट है, वो शिकार है। ये तलवार धारण किए हुए हैं, अस्त्राण पहने हुए हैं, ये शस्त्राण पहने हुए हैं और ये अपने हृदय की रक्षा के लिए कवच लगाए हुए हैं। इस अवस्था में इन आर्यों का चित्रण है वैदिक साहित्यों में। तो इतिहासकारों का यह मानना था कि शायद ये बाहरी हैं और ये आक्रांता हैं और इन्होंने ही आक्रमण किया सिंधु घाटी सभ्यता पर और इसका पतन कर दिया। अब प्रश्न है, अलग अलग विद्वानों ने इन आर्यों के जो है नेटिव प्लेस, मूल निवास के विषय में जो है कंसेप्ट दिया। एक दो इतिहास जो है बातें याद रखेंगे, यहां से ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं डीप। एक पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, तो ध्रुवीय प्रदेश। तिलक ने कहा कि ये आर्य जो हैं ये सिंधु घाटी के लोग नहीं हैं, ये ध्रुवीय प्रदेश के लोग हैं, यानी पृथ्वी पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है, प्रदेश हैं, वहां से ये आकर बसे हुए हैं। अब देखें कि एक व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती, इनका भी नाम आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो हैं ये तिब्बत से आए हैं, तिब्बत से। ये दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बतलाया, तो क्या कहेंगे, तो ध्रुवीय प्रदेश। और प्रश्न पूछता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, तो तिब्बत में। अब देखें कि पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश बतलाया। ये ब्रह्मर्षि देश क्या है, तो ये जो है सिंधु नदी और जो है गंगा नदी के बीच के प्रदेश को इसने ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा। क्लियर हुआ, सिंधु और गंगा के बीच के प्रदेश को इन्होंने ब्रह्मर्षि देश कहा। और देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि जो ये आर्य हैं यह ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। ध्रुवीय प्रदेश समझते हैं कि ये जो है पृथ्वी है, ये जान ही रहे हैं, पृथ्वी के इस पोल को ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, इसे उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो ये आर्य हैं ये भारत के नहीं हैं, ये सिंधु के लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं और ये ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। इसी तरह से हमने देखा कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि यह तिब्बत से आए हैं। तिब्बत अगर भारत विश्व का मानचित्र देख रहे हैं तो भारत के ऊपर जो आप देखते रहे हैं उत्तर में चाइना है और चाइना के नीचे और भारत चाइना के बीच में तिब्बत का प्रदेश है। तो तिब्बत से बताया दयानंद सरस्वती ने कि तिब्बत से आए हैं। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब देखें, इसके बाद है अश्वनी चंद्र दत्त। अश्वनी चंद्र दत्त, ये भी नाम याद रखेंगे, भारतीय हैं और इन्होंने कहा कि ये आज सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हुए। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि सिंधु नदी और उसके साथ सहायक नदियों के क्षेत्र में
ये आज बसे हुए थे पहले, और यही धीरे धीरे माइग्रेट करके अपना विस्तार करने लगे। ये ही आज हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैक्स मुलर ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे। मैक्स मुलर साहब ने कहा कि ये आर्य जो हैं ये हम मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। मध्य एशिया आप समझते हैं, एशिया महादेश के मध्य हिस्सों से ये आर्य आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ये किसका कथन है? तो यह मैक्स मुलर का कथन है। अब ये मध्य एशिया में एक प्लेस है एशिया माइनर, नोट करेंगे। एशिया माइनर से आर्य आए। ये एशिया माइनर का प्रदेश जो है आज के, अगर विश्व के राजनीतिक मानचित्र में इस प्लेस को समझना चाहें तो ये कहां से आए हैं? आज का जो तुर्की का प्रदेश है, यही प्रदेश एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। अब आप ये बताएंगे हमें कि तुर्की की राजधानी कहां है? तुर्की की राजधानी कहां है? तो एशिया माइनर आपने समझ लिया। एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, जैसे एक छोटा सा मैप बनाते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे आप। ये आप देख रहे हैं कि ये भारत है, और ये जो भारत आप देख रहे हैं, तो भारत से जस्ट सटा हुआ ये कौन सा एरिया है? ये पाकिस्तान का एरिया है, और पाकिस्तान से ये ईरान का एरिया है, और ईरान के बाद ईरान इराक का एरिया ये है, और इस साइड में ये जो है मध्य एशिया का जोन पड़ता है। और इसी मध्य एशिया से ईरान इराक होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, ईरान इराक होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, ये सिंध पंजाब वाले क्षेत्र में आर्य आकर बसे। और आर्यों के कबीले, प्रारंभ में आर्यों के 5 कबीले भारत आए थे। यदु, अनु, दुह, तुर्वस और पुरु। यदु, अनु, दुह, तुर्वस और पुरु, ये 5 कबीले भारत में प्रारंभ में आए। कुल 11 कबीले ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र में बसे। तो थोड़ा सा आपने समझा कि ये कहां से आए? तो तुर्की से आए। ये ईरान, इराक और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए पंजाब में पहुंचे। अब देखेंगे कि मैक्स मुलर साहब ने क्या कहा कि मध्य एशिया से आए हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि आर्यों के मूल निवास स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किस क्षेत्र को बताया? तो क्या कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने आर्यों के मूल स्थान जो है ध्रुवीय प्रदेश को बताया। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत प्रदेश को बताया, और जो है अश्वनी कुमार जो हैं चंद्र ने कहां बताया था? तो अश्वनी कुमार चंद्र ने ब्रह्मसी देश, सप्त सिंधु प्रदेश बताया। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया, और मध्य एशिया का ही कंसेप्ट आज मान्य कंसेप्ट है। ये मध्य एशिया कहां? मध्य एशिया यानी ये एशिया माइनर, यानी ये तुर्की से चले। अब थोड़ा सा समझे, ये जैसे तुर्की का बेल्ट, समझे कि ये सपोज करें कि ये तुर्की का बेल्ट था, और तुर्की से आर्यों की 2 शाखाएं निकली। एक शाखा जो है ये किधर चली? तो एक शाखा जो है इसकी पूरब की तरफ चली, और एक शाखा इसकी पश्चिम की तरफ चली। पूरब की तरफ जो चले इन्हें ही हम आर्य कहते हैं, और ये भारत में आकर बस गए, भारत और मध्य एशिया के क्षेत्रों में आकर बस गए। जो पश्चिम की तरफ बस चले ये यूरोप चले गए, और आज के जो ईसाई देखते हैं, जिस ब्रिटिशरों को जो देखते हैं, ये इन्हीं आर्यों की शाखा के वंशज हैं, इन्हीं आर्यों के वंशज हैं। तो आप समझ गए कि ये आर्य कहां के मूल निवासी थे। अब यह है कि अब इसके क्षेत्र के विषय में आइए समझते हैं कि आर्यों ने ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक दौर में, अब हम जान रहे हैं कि 2 दौर है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो प्रारंभिक दौर में आर्य बसे कहां और इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए आइए समझते हैं किस क्षेत्र में आर्य बसे हुए हैं। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम से होता है। ये नदियों के नाम से कैसे हम समझते हैं कि आर्य इसी क्षेत्र में बसे हुए? यानी कि जिन जिन नदियों से आर्यों का परिचय है, उन्हीं नदियों का तो वर्णन इन लोगों ने ऋग्वेद में किया होगा, जिन नदियों को इन लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि इसी प्रदेश में आर्य, ऋग्वैदिक आर्य आकर बसे। क्लियर हुआ। अब देखें कि आप जानते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, ये और आर्यों के ये कबीले जब मध्य एशिया से चले तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। अब देखिए, यानी
पंजाब वाले क्षेत्र में बसे। कहां बसे? पंजाब। यह क्षेत्र सिंधु की 5 सहायक नदियों से के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा और यह उर्वरता के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। यहां आसानी से आर्यों को जल की प्राप्ति हो जाती थी, उनके मवेशियों के लिए पानी की सुविधा थी, साथ साथ यह उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए चारागाह का भी उत्तम प्रबंध था इस क्षेत्र में। तो प्रारंभिक दौर में आज इसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। लेकिन हम ये कैसे कहने लगे कि ये आज इसी प्रदेश में बसे हैं? तो देखें, ऋग्वेद में नदी सूक्त है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन है और इसी नदियों के आधार पर हम यह क्लियर करते हैं कि आज इसी क्षेत्र में बसे होंगे, क्योंकि जब इन नदियों की जानकारी आर्यों को है तो इस नदियों की जानकारी तब भी होगी जब इसे देखे होंगे, और जब इसे देखेंगे तो इस क्षेत्र में बसेंगे। तो इसी के आधार पर हम आर्यों का विस्तार समझाते हैं। जैसे ऋग्वेद में कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है और ऋग्वेद में सिंधु नदी के लिए सिंधु शब्द का ही प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ आर्य इसे हिरण्यगर्भा कहते हैं। हिरण्यगर्भा या हिरण्या। अब देखिए, याद रखेंगे कि किस नदी को आर्य हिरण्यगर्भा कहते हैं या आर्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन? तो सिंधु नदी थी। अब आगे देखें, आर्यों के लिए सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी को आर्य दृश्यद्वती कहते थे। क्या कहते थे? ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए दृश्यद्वती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में वर्णित दृश्यद्वती नदी आज की कौन सी नदी है? यदि आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेंगे? सरस्वती को आज ऋग्वेद में दृश्यद्वती कहा गया। अब सरस्वती नदी ये काफी पवित्र नदी थी। आर्यों के लिए सर्वाधिक पवित्र नदी कौन? सरस्वती हैं। इनके लिए ऋग्वेद में नदीत्मा, देवित्मा और मातेत्मा नदीत्मा, देवित्मा और मातेत्मा शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किस नदी के लिए हुआ है? तो याद रखेंगे, सरस्वती नदी के लिए। नदीत्मा, देवित्मा और मातेत्मा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस नदी के लिए हुआ? तो सरस्वती नदी के लिए हुआ है। अब यहां थोड़ा सा देखें कि अन्य नदियों का नाम, जैसे अस्किनी, ये चिनाब नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अस्किनी। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि चिनाब का नदी का नाम ऋग्वेद में क्या है? अस्कनी। अब देखिए, पुरुषणी किस नदी का नाम है? रावी नदी को आर्य पुरुषणी कहते हैं। अब बिपाशा, ये ब्यास नदी को आज बिपाशा कहते हैं। अब देखें, वितस्ता झेलम नदी को आज वितस्ता कहते हैं। समझ में आया? ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी? तो ये नदी है सिंधु नदी। और सिंधु नदी को आर्य क्या कहते हैं? तो इसको हिरण्यगर्भा या हिरण्या कहकर पुकारते हैं। अब आपने देखा कि सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेदिक आर्यों के लिए कौन सी है? तो ये नदी है सरस्वती। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? दृश्यद्वती नदी सरस्वती नदी का नाम है और यह सर्वाधिक पवित्र है। इसे आर्य क्या कहते हैं? नदीत्मा, देवित्मा और मातेत्मा कहकर सरस्वती को पुकारते हैं। ऋग्वेद में अस्किनी को
किस नदी, आधुनिक किस नदी को अस्कनी कहते हैं ऋग्वेदिक काल? तो चिनाब को। और पुरुषणी किस नदी का नाम है? रावी का नाम पुरुषणी है। विपाशा किस नदी का नाम है? ब्यास का नाम विपाशा है। वितस्ता किस नदी का नाम है? झेलम का। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि चिनाब नदी कहां से निकलती है, रावी नदी कहां से निकलती है, ब्यास नदी कहां से निकलती है और झेलम नदी कहां से निकलती हैं, और ये नदियां किस किस सहायक नदियां हैं। किसका नाम है? सतलज को सतुद्री कहते हैं। सदा नीरा किस नदी को ऋग्वेदिक आर्ज कहते हैं? तो आज के गंडक नदी को, जो बिहार में बहती है, गंडक नदी आप जान रहे हैं बिहार में बहती है। अब आप बताएंगे गंडक नदी का उद्गम स्थान कहां है? गंडक नदी को ऋग्वेदिक आर्ज सदा नीरा कहते थे। और इसके बाद से दो नदियां ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में बहती हैं। कुंभा नदी, इसको आज क्या कहते हैं? काबुल। और कुर्रम नदी, इस नदी को आज क्या कहते हैं? कुरोमो नदी को आज कुर्रम कहते हैं। और यह ऋग्वेदिक आर्य जिसे कुर्रम को क्रुमो कहते थे। तो हमने देखा महत्वपूर्ण नदी या सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार ऋग्वेद में पूछे यदि कि किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का। और सिंधु नदी को आर्य क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भा या हिरण्यगर्भा सिंधु नदी को कहते हैं। और आर्यों के लिए सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। इसे दृश्यदथी या इसी को घग्घर कहते हैं। घग्घर, आप लोगों ने जब घग्घर हकरा पाठ के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो पढ़ा था। अब देखिए, पवित्र, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इसे मातेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा कहकर आर्य पुकारते हैं। इसके बाद से किस किस नदियों को देखा? अस्किनी चिनाब नदी को ऋग्वेदिक लोग अस्कनी कहते हैं। रावी नदी को पुरुषणी कहते हैं। और झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। ब्यास को विपाशा कहते हैं। सतलज को कहते हैं। सदा नीरा गंडक को कहते हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र की इस दो नदियों का जिक्र याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद में वर्णित अफगानिस्तान पाकिस्तान की नदियों का नाम बताएं, तो ये कुंभा है जो आज काबुल के नाम से जानी जाती है। और ये दूसरी नदी है क्रोमो, ये इसे कुर्रम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये नदियों का नाम है। अब एक प्रश्न और पूछता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो ये 25 नदियों का वर्णन है, इसमें गंगा का उल्लेख है क्या? गंगा का उल्लेख है क्या? हाँ, ऋग्वेद में ऋग्वेदिक आर्य गंगा से भी परिचित थे। और गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। कितने बार? एक बार। याद रखेंगे, बार बार पूछता है कि गंगा का उल्लेख कितने बार? तो एक बार। यदि पूछे यमुना से परिचित हैं? यमुना नदी कहां से निकलती है? जानते हैं, यमुनोत्री उत्तराखंड से। तो यमुना नदी को कितने बार? तो 3 बार। कितने बार उल्लेख है? तो यमुना का उल्लेख जो है 3 बार है। और गंगा का उल्लेख नदी सूक्त में जो है 1 बार है। तो हमने नदी सूक्त में यहां, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे कि नदी सूक्त में किन किन नदियों का वर्णन है और इन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया और आज ये किस नाम से जानी जाती हैं। तो मुझे विश्वास है ये आपने समझ लिया। अब उत्तर वैदिक काल में जब हम विदेह माधव की कथा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में यह आर्यों का विस्तार जो है पूर्वी उत्तरी भारत की तरफ हो रहा है। यानी कि आर्यों का फैलाव पंजाब से लेकर अब कहां हो जाएगा कि गंगा नदी बिहार तक हो जाएगा। तो पूरे उत्तर, ये देखिए एक और भी बात याद रखें, ऋग्वेद में मध्य प्रांत का जिक्र है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रांत क्या है? तो यह सिंधु नदी और गंगा नदी, यह हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र को आर्य मध्य प्रदेश कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आर्य हिमालय को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। हिमवंत और मोजवंत जैसे 2 शब्द हिमालय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। याद रखें, हिमवंत और मूजवंत, ये दोनों शब्द याद रखेंगे कि आर्यों ने
हिमालय के लिए ऋग्वेद में किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो हिमवंत और मुजवंत, ये दो शब्द आर्यों द्वारा हिमालय के लिए। आर्यों के विस्तार के विषय में समझ लिया, आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में समझ लिया। अब जानते हैं कि हमें आर्यों के विषय में कुछ भी कहना होगा तो किस साहित्य के माध्यम से कहेंगे? तो वो है वेद। तो अब देखिए वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के विषय में थोड़ा सा समझें। वैदिक साहित्य को हम क्या कहते हैं? तो क्या ये वैदिक साहित्य में आप जान गए हैं कि वेद हैं, 4 वेद जो है, 4 वेद, उसके बाद से 8 ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद। अब ये पूछता है प्रश्न कि इन वेदों की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा, ये वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी? तो ये भाषा है वैदिक संस्कृत। किसमें लिखे गए? वैदिक संस्कृत। आज के संस्कृत को हम क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में काफी अंतर है। अब प्रश्न ये पूछता है कि ये वेदों की लिपि क्या है? किस लिपि में लिखे गए? तो लिपि नहीं है। क्या है? तो इसे कहते हैं हम श्रुति साहित्य। क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य कहने का मतलब क्या? कि वेदों को सुनकर याद किया गया। आज की लिपि क्या है? आज जो लिपि लिखते हैं इस लिपि को देवनागरी कहते हैं। अब श्रुति साहित्य का मतलब समझ लें। श्रुति साहित्य का अर्थ है कि जब ये वेद, जिस समय इन वेदों की रचनाएं हुई, इन वैदिक साहित्यों की रचना हुई, उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ। लेखन कला की जानकारी, प्राचीनतम लेखन कला की जानकारी हमें बौद्ध धर्म की एक पुस्तक ललित विस्तर से मिलती है। ललित विस्तर में कहते हैं बुद्ध कि हम लेखन कला सीख रहे हैं। बुद्ध के पहले कोई भी साहित्य लिखित नहीं था। अब कहेंगे कि लिखित नहीं था तो ये वेद, इतने मोटे मोटे जो किताब देखते हैं आप, 4 वेदों के, उपनिषदों के, तो ये कैसे आ गए? नहीं, जैसे बहुत सारे चीजें आप जानते हैं कि कई सारी चीजें आप सुनकर याद रखते हैं, अपने पिता द्वारा कही गई। जैसे बच्चा पापा कहता है, पापा लिखता है क्या? जब 1 साल का बच्चा है तो पापा कहना शुरू कर देता, बाबा कहना शुरू कर देता है। तो क्या उस बच्चे का कोई लिपि जानता? क्या नहीं, वह लिपि नहीं जानता। सुनकर उसने पापा कहना सीख लिया, याद कर लिया पापा शब्द को, सुनकर उसने मामा शब्द को याद कर लिया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि वैदिक जो ये लिटरेचर थे, अलग अलग संस्थाओं, आज की स्कूल की तरह संस्थाएं होती थी। ऋग्वेद पढ़ाने के लिए कोई एक स्कूल होता था, उपनिषदों को पढ़ाने के लिए कठोपनिषद के लिए अलग स्कूल था, मुंडोक उपनिषद के लिए अलग स्कूल था, ऐत्रेय ब्राह्मण के लिए अलग स्कूल था। और स्कूलों में जो गुरुजी लोग होते थे, इस उपनिषदों को, वेदों को अपने छात्रों को रटा देते थे और उन्हें याद हो जाता था। पुनः ये छात्र जब योग्य हो जाते तो ये इनका दायित्व होता था कि अपने अगली पीढ़ी को रटा दे। ऐसे ही यह सुनकर याद किया गया है, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो वैदिक साहित्य कैसे हैं? श्रुति साहित्य हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए लिपि क्या, कौन कौन से साहित्य वैदिक साहित्य में आते हैं, कि वेद में क्या है। अब देखें, ये वैदिक साहित्य, जैसे वेद, तो वेद में क्या है? तो वेद में आप जानते हैं मंत्र, स्तुतियां हैं, स्तुति, मंत्र, यज्ञ, कर्मकांड और मंत्र, तंत्र, जादू, टोने टोटके, ये सभी वेदों में हैं। अब इसमें भी स्पेशलाइजेशन होगा। अगर पूछे कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, तो स्तुतियां हैं, स्तुतियां हैं।
किसी भी देवताओं को अगर प्रसन्न करना है तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, उस देवता की स्तुति होती थी। क्या यज्ञ होता था ऋग्वैदिक काल में? नहीं। क्या ऋग्वेद में कर्म कांडों का वर्णन है? नहीं। क्या अर्चना पूजा की पद्धति का वर्णन है? नहीं। केवल और केवल उस देवता की स्तुति होती थी। अब देखिए, पूछता है यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद कर्मकांड। कर्मकांड कहां, किस वेद में? यजुर्वेद में। क्लियर हुआ? अब देखें, पूछेगा सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है। विश्व का पहला संगीत का ज्ञान देने वाला पुस्तक संगीत वेद है और विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। तो सामवेद में क्या है? तो संगीत है। अब पूछेगा अथर्ववेद में क्या? अथर्ववेद में क्या? तो इसमें मंत्र हैं, मंत्र, तंत्र, औषधि, जादू, टोना, टोटका, ये सभी मंत्र, तंत्र, औषधियों की जानकारी, जादू, टोने, टोटके की जानकारी ये किस वेद में? अथर्ववेद में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भेषज वेद। भेषज वेद मीन्स औषधि वेद को भेषज वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद में पूछे क्या है? तो इसमें स्तुतियां हैं देवताओं की। यदि कहे यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड हैं। और सामवेद में क्या है? संगीत है। संसार का पहला वेद संगीतमय। ज्यादातर ऋग्वेद की ही बातें सामवेद में है। मात्र जो है 75 श्लोक, 75 श्लोक जो हैं वो नए हैं, नहीं तो अधिकतम ऋग्वेद के ही श्लोक सामवेद में हैं और यह गीतबद्ध कर दिए गए हैं। क्लियर हुआ? और कहेगा अथर्ववेद में तो मंत्र, तंत्र, औषधि, जादू, टोने, टोटके की जानकारी किसमें? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद को भेषज वेद कहते हैं। अब यहां से एक और प्रश्न पूछता है, वेद त्रयी क्या है? तो साहित्य की भाषा है, ठीक है। साहित्य गद्य पद्य में लिखे जाते हैं, मिश्रित लिखे जाते हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो याद रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद त्रयी के अंतर्गत हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं है। याद रखेंगे, वेद त्रयी एक साहित्य की पद्धति है और इसी पद्धति से ये 3 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्लियर हुआ? इन वेदों के विषय में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे और ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल के आर्यों के जीवन कैसे हैं, वो किस चीजों का प्रयोग करते हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनका राजनीतिक जीवन कैसा, सामाजिक जीवन कैसा, आर्थिक जीवन कैसा, इन सभी चीज, पर्दा प्रथा है कि नहीं समाज में, महिलाओं की स्थिति कैसी है, ये सभी प्रश्नों का पर हम ऋग्वेद के पढ़ते हुए और इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे, फिर अगली क्लासों में हम उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में पढ़ेंगे। चलिए, दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।